मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान अरुण जेटली जी, श्रीमान जयंत सिन्हा जी, आईडीएफसी बैंक के चेयरमैन श्रीमान अनिल बैजान जी, एमडी एंड सीईओ डॉक्टर राजीव लाल, उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, मैं आईडीएफसी बैंक को बधाई देता हूं कि 18 साल की यात्रा कोई बहुत बड़ी नहीं होती है, लेकिन 18 साल की छोटी सी यात्रा में भी उन्होंने भारत के नक्शे पर अपनी एक जगह बनाई है। लेकिन अब तक जो उन्होंने जगह बनाई थी वो ईंट, चूना, माटी, पत्थर, टार इसी के द्वारा बनाई थी। कभी रोड बनाए, कभी बिल्डिंग बनाए, कभी पोर्ट बनाए, लेकिन अब वो जीवन निर्माण की दिशा में कदम रख रहे हैं। और मैं मानता हूं कि 18 साल में जो चुनौतियां आपको मिली हैं, अब शायद ज़्यादा चुनौतियों आपके सामने हैं, क्योंकि वो एक लिमिटेड क्लाइंटेज होता है और आपको अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना होता है और कुछ चीज़ें उसमें एश्योर्ड होती हैं, पहले से पता होता है कि भाई इस प्रोजेक्ट का क्या होगा, क्या रिफंड होगा, क्या रेवेन्यू होगा, बैंक की क्या स्थिति रहेगी। ये वो क्षेत्र नहीं है और इसलिए एक इंजीनियर का काम सरल होता है, लेकिन एक शिक्षक का काम बड़ा भारी होता है, क्योंकि शिक्षक को एक जीवन तैयार करना होता है, इंजीनियर को इमारत बनानी होती है। आईडीएफसी अब तक जो काम करती थी, अब उसको शिक्षक का रोल भी अदा करना होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये चुनौतियों के बावजूद भी एक सही दिशा में कदम होगा। ये बैंक का मूल उद्देश्य तो गांव में जाना है और मैं मानता हूं ये देश का दुर्भाग्य है कि देश को नियम बनाना पड़ा कि 25% जब तक आप गांव में बैंक नहीं खोलते हैं आपको परमिशन नहीं मिलेगी। मैं मानता हूं ये नियम बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन पड़ी, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी हमारे ग्रामीण जीवन के पोटेंशियल को समझा नहीं और अर्बन लाइफ, गवर्नमेंट मशीनरी, वहाँ पर इन कारोबार को चलाने के लिए बहुत अवसर होता है और इसलिए एक प्रकार से बैंक को चलाना, बैंक का ग्रोथ कंटिन्यू करना, ये ज़्यादा चैलेंजिंग वर्क नहीं है और इस तरफ ध्यान नहीं गया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये ध्यान में आया है और हर किसी की नज़र गई है कि भारत में ग्रामीण जीवन भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ सेंटर बना है। आपको मालूम होगा जब टेलीकॉम इंडस्ट्री आई और उनको जब भी स्पेक्ट्रम दिया जाता था और गांव की बात कहते थे तो वो आगे पीछे होते थे, या तो किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट दे देते थे और अपनी गाड़ी चला लेते थे। लेकिन जब गांव में गए तो उनके लिए सरप्राइज था कि टेलीकॉम के ग्रोथ का शहरी परसेंटेज से ग्रामीण परसेंटेज ज़्यादा ऊंचा था, स्प्रेड भी ज़्यादा था, गति भी तेज थी। और इस अर्थ में उनके लिए वो गांव के व्यक्ति का कम्युनिकेशन ज़्यादातर अन्य शहरों से होता था, इसलिए इनकम का लेवल भी ज़्यादा था। शहर का गांव शहर में करता था, इनकम लेवल का, लेकिन ये बातें उनको बाद में ध्यान आई जाने के बाद। मैं समझता हूं बैंकिंग सेक्टर के लिए भी अब ये अनुभव आने वाला है। बहुत तेजी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत के जीवन को एक ताकत दे रही है, बड़ा बदलाव आ रहा है। एक बात और भी है, जैसे अरुण जी ने बड़ा विस्तार से बताया कि अब बैंकिंग जीवन बदल चुका है, अब वो मोबाइल बैंकिंग ही चलने वाला है। प्रीमाइसिस लेस, पेपरलेस, यही बैंक की पहचान होने वाली वह है।
न जिसमें कोई प्रीमाइसिस होगा और न ही कोई पेपर होगा, और उसके बाद भी बैंक चलेगी, लोगों को पैसे मिलेंगे, लोगों का कारोबार चलेगा। और धीरे धीरे हमारे देश में ये स्थिति आने वाली है कि करेंसी भी, शायद आज जो करेंसी प्रिंट करने का खर्चा होता है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि ये कारोबार इस प्रकार से बढ़ने वाला है। और हमने भी देश को उस दिशा में ले जाना है। और जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के सहारे बैंकिंग करेंगे, जब हम पेपरलेस बैंक की व्यवस्था करेंगे, करेंसीलेस कारोबार चलाएंगे, तो काले धन की संभावनाएं धीरे धीरे जीरो की तरफ चली जाएगी। और इसलिए इस सारी व्यवस्था का उपयोग एक उस दायरे में होने वाला है जो देश के मूलभूत कुछ बातें हैं जिसको एड्रेस करने वाला है। आईडीएफसी उसकी बिगिनिंग कर रहा है, मध्य प्रदेश से उनका प्रारंभ हो रहा है, वो भी उस इलाके जो एक प्रकार से आदिवासी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, नर्मदा के तट के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ से इस काम का आरंभ हो रहा है। ये भी आवश्यक है, आज सारा विश्व आर्थिक दृष्टि से भारत के प्रति एक बड़े संतोष की नज़र से देख रहा है, सिर्फ आशा की नज़र से नहीं, एक संतोष की नज़र से। उसको लगता है कि पूरे विश्व में इतना टर्मोइल आ रहा है, लेकिन एक भारत है जो स्थिर खड़ा रह पाया है। और ग्लोबल इकोनॉमी में भी किसी राष्ट्र का स्थिर इकोनॉमी को हैंडल करना, ये भी अपने आप में विश्व में संतुलन बनाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। और वो भूमिका भारत ने इस पूरे वैश्विक संकट के समय अदा की है। इतने बड़े तूफान के बीच भारत अपने आप को बना पाया है, और बना पाया है तो फिर आगे बढ़ने की संभावना भी उसमें बहुत ज़्यादा है। विश्व भारत के संबंध में ये अनुमान लगाता है कि भारत का पोटेंशियल इतना अपरंपार है, अभी तक आप टैप नहीं कर पाए। लोग ये नहीं करते हैं कि भाई आप कैसे आगे बढ़ोगे, आप कुछ टिक पाओगे कि नहीं पाओगे, बचोगे कि नहीं बचोगे, ये चर्चा नहीं। चर्चा ये है, अरे भाई इतना मौका है, आप ठंडे क्यों हो, ये सवाल पूछा जा रहा है। यानी सारे विश्व को लग रहा है कि आज विश्व के आर्थिक जीवन में सबसे अगर पोटेंशियल कोई एरिया है जहाँ ग्रोथ स्टोरी है तो वो हिंदुस्तान में है। और हमने भी देखा है, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, बाकी जितनी रेटिंग एजेंसी हो, सबने कहा है कि भारत आज दुनिया की बड़े देशों की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है। अगर ये ताकत हमारे पास है तो हमारा काम है कि हम फाउंडेशन को भी मजबूत करें और वर्टिकल भी जाए। हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों तरफ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और हॉरिजॉन्टल जाने के लिए ये ग्रामीण जीवन में हम कैसे प्रवेश करें, हमारा व्याप कैसे बढ़ाएं, उसी प्रकार से हम नए नए क्षेत्रों को कैसे चुनें। अगर हम प्राइवेट सेक्टर देखें, प्राइवेट सेक्टर को पैसे देना ये सरकार के कुछ नियम है, जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कहा गया कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर को पैसा देना है, लेकिन एक फर्टिलाइजर कारखाने को दे दिया, माना जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर, और हिसाब ठीक हो जाएगा भी एग्रीकल्चर सेक्टर को दे दिया। इससे हमें बाहर आना है। हम एक सामान्य एग्रीकल्चरिस्ट को या गांव को ध्यान में रख करके, या 2-4-10 गांव के बीच में कोल्ड स्टोरेज कैसे बने, वेयर हाउसिंग की व्यवस्था कैसे हो, उसमें बैंकिंग कैसे हो, हम वैल्यू एडिशन में कैसे मदद कर सकते हैं। हम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को पकड़ें, आज मैं समझता हूं कि इतनी संभावनाएं पड़ी हुई है। हिंदुस्तान का किसान आज दुनिया के साथ अपने आप में तालमेल करने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा, ये महिला अपना नंबर अंग्रेजी में बता रही थी, मोबाइल नंबर अंग्रेजी में बता रही थी। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने किसी क्रूज में जाकर के पढ़ा होगा, लेकिन अब धीरे धीरे करके सब चीज़ें समाज जीवन में सहज हिस्सा बन रही हैं। ये इस ताकत को पहचानना, यही तो सबसे बड़ी खूबी है। हम इसको अगर ताकत मानते हैं, भाई हाँ ये बदलाव है, क्योंकि मेरा तो अनुभव है, मैंने एक बार कहीं वर्णन भी किया था। मैं गुजरात में जब मुख्यमंत्री था तो
एक बहुत ही पिछड़ा तहसील है हमारे यहाँ धर्मपुर के पास, वलसाड़ जिले में, ट्राइबल बेल्ट है। अब मेरा मुख्यमंत्री रहते हुए वहाँ कभी कार्यक्रम नहीं हुआ था, तो मैंने आग्रह किया, मैंने कहा मुझे वहाँ जाना है, मैं कोई कार्यक्रम नहीं होगा तो ऐसे ही जा कर के एक पैड लगा करके वापस आऊँगा। तो फिर एक चिलिंग सेंटर के उद्घाटन के लिए कार्यक्रम बन गया। अब चिलिंग सेंटर क्या 50 लाख का होता है, छोटा सा क्या होता है, जो दूध लोग देने आते हैं उसको ट्रक आने तक उसको संभालते हैं, इतना ही होता है। मैंने कहा मैं उसके लिए जाऊंगा। फिर वहाँ जनसभा करनी थी तो जगह नहीं थी, क्योंकि जंगल है तो कोई जगह नहीं थी। तो एक स्कूल थी दूर 2-2.5 किलोमीटर, स्कूल में फंक्शन था। लेकिन इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने 50 के करीब आदिवासी महिलाओं को बुलाया था, दूध भरने वाली जो महिलाएं होती 50 को बुलाया था। जहाँ चिलिंग सेंटर था वहाँ सभा में तो अलग था माहौल। मैं हैरान था जब चिलिंग सेंटर में उद्घाटन वगैरह हुआ, ये महिलाएं सारी मोबाइल से फोटो निकालती थी। आदिवासी महिलाएं मोबाइल से फोटो निकालती थी, तो मुझे जरा सरप्राइज हुआ। मैं उनके पास गया, मैंने कहा ये फोटो निकाल के क्या करोगे? उन्होंने जो जवाब दिया वो और आश्चर्यजनक था। उन्होंने कहा हम इसको डाउनलोड करवा देंगे। अब ये डाउनलोड शब्द उनको मालूम था, डाउनलोड कैसे होता है, कहाँ होता है, ये पता था। इसका मतलब ये हुआ कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, इसको हम किस प्रकार से आने वाले दिनों में हमारी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा कैसे बनाएं और उस दिशा में हम कैसे काम करें। उसी प्रकार से हमारे नौजवान, उनको पढ़ाई के लिए सरलता से बैंक लोन की व्यवस्था क्यों ना हो। मेरा मत है जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसा मिलता है, अगर उनको बुधवार को पैसा जमा करवाना है 100 रुपया, तो मंगल को आकर के दे जाते हैं, लीजिए साहब मेरा पैसा, कल पता नहीं कहीं और खर्चा हो जाएगा। तो ये सेंसिटिविटी है हमारे यहाँ ग्रामीण जीवन में, इसका जितना लाभ लेना चाहिए हमने लिया नहीं, और शाहूकारों ने उस पर अपनी पकड़ जमा दी, और उसने हमारी इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा नुकसान किया है। तो हमने एक विश्वास पैदा करना, एक गारंटी पैदा करनी है। मैं समझता हूँ ये जो प्रयास है वो प्रयास उस परिणामों को जरूर अवश्य फल देगा। बैंकिंग सेक्टर में हमारी ये कोशिश रही है कि बैंक नेशनलाइज हुई तब तो बताया गया था भाई गरीबों के लिए होगा, लेकिन हमने जो देखा कि वो बहुत सीमित रहा। जैसे मध्यम वर्ग के परिवारों तक फैमिली डॉक्टर होता है, वैसे उच्च परिवारों का एक बैंकर होता है, बड़े ऊंचे घरानों का। और बीमार भी होंगे, लेकिन अगर बैंकर ने कहीं लंच डिनर रखा है तो जरूर जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई इसका उनका कारोबार कितना महत्वपूर्ण है। ये अच्छा है, बुरा है, लेकिन है। मैं समझता हूं कि अब हमारे यहाँ न्यू मिडिल क्लास का हो, मध्यम वर्ग का हो, ये एक बहुत बड़ी ताकत उभरी है। हम उनकी तरफ ध्यान केंद्रित करके ऐसी व्यवस्थाओं को कैसे विकसित करें। मान लीजिए आपके सामने 2 प्रपोजल हैं। एक है कि कोई भवन बनाना है, सरकारी दफ्तर बनाना है, और दूसरी प्रपोजल है किसी ने प्राइवेट में कहा है मैं यहाँ एक कॉलेज खड़ा करना चाहता हूँ, एक हायर सेकेंडरी स्कूल चालू करना चाहता हूँ, मुझे बैंक से पैसा चाहिए। अगर मैं बैंक में हूँ तो मैं पहली प्रायोरिटी स्कूल वाले को दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वहाँ स्कूल बनती हैं तो फिर ऐसे 50 दफ्तर बनाने की ताकत उनके अपने आप आ जाने वाली है। और इसलिए हमारे इन्वेस्टमेंट की प्रायोरिटी क्या बने, पैसे देने की प्रायोरिटी क्या बने, ये अगर हमने चेंज शुरू की जिसके मल्टीपल हमें बेनिफिट हो, अगर ये होगा तो मैं मानता हूँ कि बहुत ही लाभ होगा। हमने जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक जो मिशन उठाया है, अब जैसे अरुण जी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री की जो हमने योजना बनाई जिसमें हमने मध्यम वर्ग गरीब, धोबी हो, नाई हो, दूध बेचने वाला हो, अखबार बेचने वाला हो, उसको मुद्रा योजना के तहत फाइनेंस कैसे हो। इस देश में करीब
6 करोड़ लोग ऐसे हैं इस प्रकार के काम में, और उनका एवरेज कर्ज 17,000 रुपया है, 17,000 रुपीज, कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन वे ये पैसे साहूकार से लेते हैं, बहुत ब्याज देते हैं, और वो अपना विकास विस्तार नहीं कर पाते हैं। मुद्रा योजना के तहत हमारी कोशिश है कि ऐसे लोगों को इस ब्याज के चक्कर से मुक्ति दिलाना और उनको फाइनेंशियल हेल्प लिबरली करना। हमने 50,000, 5 लाख, 10 लाख तक की उसकी व्यवस्थाएं की, 50 लाख की है। और अभी तो मैं समझता हूँ मुश्किल से 100 दिन हुए होंगे इस योजना को लॉन्च किए। अब तक 61 लाख क्लाइंट्स एंड करीब 35,000 करोड़ रुपीस ये वहाँ गया है। 35,000 करोड़ रुपया बाजार के अंदर नीचे जाना मतलब इकोनॉमी को कितनी बड़ी ताकत देता है वो। 35,000 करोड़ किसी एक शहर में डालने से उतना चेंज नहीं आता है जितना कि हजारों गांवों के अंदर 35,000 करोड़ रुपए जाता है तो इकोनॉमी में एक वाइब्रेंसी आना शुरू हो जाता है, नीचे से शुरू हो जाता है। और ये आने वाले दिनों में देखेंगे, और हमारी कोशिश ये है कि हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस काम को हम बढ़ाना चाहते हैं। हमारे देश में बैंकिंग सेक्टर के संबंध में 50 प्रकार के सवालिया निशान उठे, अपॉइंटमेंट से लेकर के गवर्नेंस के लेकर के पैसे देने के संबंध में 50 प्रकार के सवालिया निशान लगे। हमने आने के बाद एक दिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया, चिंतन शिविर की, सभी बैंक के लोगों के साथ डिटेल में चर्चा की, उनकी समस्याएं क्या हैं, सरकार से अपेक्षाएं क्या हैं, कानूनी मुसीबतें क्या हैं, सारी चीज़ों की विस्तार से चर्चा की। आरबीआई भी मौजूद था, मैं भी था, अरुण जी भी थे, काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई और उसमें से जो बातें आई उस बातों को हमने लागू करने का प्रयास किया है। हमने एक सप्तसूत्री योजना बनाई है, जिस योजना का मैं समझता हूँ कि हमारे देश में ऐसी चीज़ों की चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा निर्णय है। और ABCDEFG ये सप्तसूत्री मेरा कार्यक्रम है। ये सप्तसूत्री कार्यक्रम बैंकों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। एक है हमारा ये अपॉइंटमेंट्स, बैंकों में उच्च पदों पर नियुक्तियों में सुधार लाने का हमने फैसला किया है और इसलिए हमने 1969 के बाद नेशनलाइज्ड बैंक में प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी लिया है, वरना नेशनलाइज्ड बैंक से लोग प्राइवेट में चले जाते थे। पहली बार ये रिवर्स ट्रेंड शुरू हुआ है, तो जिसमें एफिशिएंसी को हमने महत्व दिया है। बी फॉर बैंक बोर्ड ब्यूरो, B3। ये B3 हमने पहली बार इस देश में लाए हैं कि बैंकों में जो भी नियुक्तियां होगी उसका सिलेक्शन टॉप रैंक के लिए ये बोर्ड करेगा। पॉलिटिकली मुझे पसंद आया उसको मैं एक डायरेक्टर बना दूं और वो वहाँ बैठ जाए और फिर बाद में जब लोन देनी हो तो वाया उसी से आ जाए प्रपोजल और फिर पता चले कि तो PM का आदमी बोल रहा है देना ही पड़ेगा। ये डूबने के पीछे कारण यही है और इसलिए हमने कहा है कि कतई हम नहीं करेंगे, सारे प्रोफेशनल लोगों को हम इस काम में लगाएंगे। C, कैपिटलाइजेशन। पिछले कुछ वर्षों में दिए गए ऋण में बैड लोन्स, उसके कारण संकट आया है। अब रोते बैठने का कोई अर्थ नहीं है और इसलिए हमने करीब आने वाले कुछ वर्षों में 70,000 करोड़ रुपया बैंक के अंदर डाल करके ये बैड लोन के कारण जो संकट है उसमें से हम बाहर लाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। D, डिस्ट्रेस ऑफ एसेट्स। कुछ क्षेत्रों में जहां यह समस्या गंभीर है हमने इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाने का डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को सहारा दिया है। आपने देखा होगा हमने स्टील में अभी किया, ताकि जिसके कारण स्टील जो बैंक के साथ स्टील उद्योग पैसा लेता था उसको एक ताकत मिले, तो हमने डिस्ट्रेस के लिए कई कदम उठाने की दिशा में हमने काम लिया है। 6 है नए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जिसमें हम बैड लोन्स रिकवरी इन सारे कामों को मैंने कहा ऐसे, जैसे पावर सेक्टर हम बहुत तेज गति से निर्णय पर जा रहे हैं। पावर सेक्टर को NPA की जो समस्या से जुड़ा हुआ है
उसको कैसे हैंडल कर रहा है। एम्पावर का मेरा सीधा मतलब था, जब मैं पुणे में गया था इस मीटिंग में, तब मैंने कहा था जीरो इंटरफियरेंस। आपको पॉलिटिकल लीडरशिप और एस्टैब्लिशमेंट से कभी फ़ोन नहीं आएगा कि इसके लोन के क्या करना है, लेना। और आज तक इतने महीने हो गए, एक भी जगह से खबर नहीं आई है कि ऐसा कोई प्रेशर है। प्योरली प्रोफेशनली चलाइए और बाहर लाइए। तो इस प्रकार से बैंक को एम्पावर करने की दिशा में हमने काम किया है। एफ, फ्रेमवर्क फॉर अकाउंटेबिलिटी। बैंकों का परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हमने सेट किए हैं, ताकि हमें रेगुलरली पता चले कि भाई कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। कितना जा रहे हैं वो नहीं, कितना तो संतोष कभी कभी दे देता है, लेकिन कहाँ और कैसे और कितने समय में है, उस दिशा में इंडिकेटर्स को हमने बल दिया है। और लास्ट है जी, गवर्नेंस। हमारे बैंकिंग सेक्टर में गवर्नेंस को बल देना है, हमें टेक्नोलॉजी पर जाना है, ट्रांसपेरेंसी को लाना है। साइबर क्राइम की सबसे ज़्यादा संभावनाएं बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल वर्ल्ड पे है, या तो डाटा चोरी करने की है। ये दो ही सबसे बड़े क्षेत्र हैं, और इसलिए हमको एश्योर करना होगा हमारे गवर्नेंस को। तो ऐसे सप्तसूत्री, ये हमारी योजना के द्वारा इन 7 पिलर पर पूरा बैंकिंग सेक्टर को ताकत कैसे मिले, सरकार ने इतने महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारत जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, बैंक कंधे से कंधा मिलाकर के उसके साथ चलेंगे। कुछ क्षेत्रों में बैंक 2 कदम आगे होगी, और मैं समझता हूं कि ये ताकत अल्टीमेटली भारत के जो निर्धारित लक्ष्य है और जिन माध्यमों से हैं, उन सबको मिलकर हम पूरा कर सकते हैं। आने वाले दिनों में IDFC को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वो इस क्षेत्र में बहुत प्रगति करे। बहुत बहुत धन्यवाद।